Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11 composition and structure of the atmosphere। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को। कंपोजिशन मीन्स इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उनका क्या परसेंटेज है और क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एटमॉस्फेयर रिलेटिवली थिन लेयर है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट भी होती है और वेपर भी होता है। वाटर वेपर भी है, डस्ट भी है और बहुत सारी गैसेस भी हैं। क्लियर है। और ये रिलेटिवली क्या है बेटा, बहुत थिन लेयर है। लगभग अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 10,000 किलोमीटर है। मतलब ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस। इससे ऊपर 10,000 किलोमीटर तक अब आप जाते जाएंगे तो आपको एक थिन लेयर मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। क्लियर है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, एटमॉस्फेयर रिलेटिवली एक थिन लेयर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट है और वेपर है। और ये अर्थ को लगभग 10,000 किलोमीटर तक कवर करके रख रहा है। ये रही अर्थ और इसके 10,000 किलोमीटर तक आपको एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट एनवलप मिलेगा और इसी एनवलप का नाम है एटमॉस्फेयर। अब बेटा एटमॉस्फेयर कैसे डिफाइन करोगे आप, तो आप कहेंगे वो एनवलप जो एयर का है, जो हमारी अर्थ के आसपास है या हमारी अर्थ को सराउंड करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। क्लियर है। एटमॉस्फेयर, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वो सारी गैसेस जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है वही तो क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब बेटा गैसेस का कोई कलर तो होता ही नहीं है, टेस्ट भी नहीं होता है, ऑर्डर भी नहीं होता है। मतलब ना ही तो उसमें कोई खुशबू होगी, कोई स्मेल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। टेस्ट तो है ही नहीं तो हमें दिन भर टेस्ट आता रहता और फिर हमें पूरी दुनिया कलरफुल दिखती। अगर कलर होते हैं तो इसमें कलर भी नहीं है, कलरलेस है, टेस्ट भी नहीं है, टेस्टलेस है, और खुशबू या बदबू भी नहीं है, ये ऑर्डरलेस है। ठीक है। और ये मोबाइल है, आप लोगों ने देखा कि हवा स्थिर एक जगह रुक गई हो, चलती रह रही है। इलास्टिक है, कंप्रेसिबल है, मतलब हम एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। बेटा अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अब हम पढ़ेंगे एयर के लिए। बेटा एयर को हिंदी में हम बोलते हैं वायु और विंड को हम बोलते हैं हवा। हम लोग बोलते हैं ना हवा चल रही है, तो हवा चलती है तभी तो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं एटमॉस्फेयर का, एयर की प्रेजेंस का। अगर हवाएं नहीं चलेंगी तो हम तो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है एयर का, हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है एयर का, उसे ही हम विंड कहते हैं। आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपको ये हवाएं लगती हैं, है ना, तब आपको पता चलता है अच्छा ऐसा है। ठीक है, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलता। तो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है एयर के अबाउट में वो ये है कि इसके प्रेजेंस का एहसास आपको तब तक नहीं हो पाएगा, आप इसको तब तक फील नहीं कर पाओगे जब तक ये हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं करेगी। और एयर के हॉरिजॉन्टल मोशन को ही आप क्या कहते हैं, विंड। और बेटा अगर हम हवा की बात करें तो ये जो हवाएं होती हैं, जो वायु है, ये लैंड के जितनी डेंस भी नहीं है, ठीक है, और पानी के जितना इसमें वेट भी नहीं है, पर ये प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है। तो जो हवाएं होती हैं ना ही तो वो लैंड की जितनी डेंस है, इनमें इतना घनत्व नहीं है, फिर ना ही तो पानी जितना वजन है, ना ही तो वाटर जितना वेट है इसमें, पर ये प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। और इसके प्रेशर को ही, एयर के प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ के सरफेस पे हवाएं जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, जो प्रेशर लगा रही हैं, उसी को आप क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, जो अर्थ को सराउंड किए हुए हैं। फिर अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि भाई हमारी अर्थ के आसपास 10,000 किलोमीटर तक आपको एक ब्लैंकेट, एक एनवलप मिलेगा जिसको ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्लियर है। और बेटा ये जो एनवलप है, जितने एरिया में ये फैला हुआ है लगभग उतना ही डायामीटर हमारी अर्थ का है। लगभग जो अर्थ का डायामीटर है वो है 12,742।
12,742 किलोमीटर हमारे अर्थ का डायमीटर है और लगभग इतना ही इसके बाहर फिर आप चले जाओ 10,000 किलोमीटर तक, आपको क्या मिलेगा? एटमॉस्फेयर। फिर से ध्यान से सुनो, जो अर्थ है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ये हमारी अर्थ को सराउंड करता है लगभग 10,000 किलोमीटर तक। और कितना, जितना अर्थ का डायमीटर है लगभग उतना अर्थ का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है, 12,742 किलोमीटर है। पर जो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एक एनवलप है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, जो अर्थ के आसपास हैं क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रेविटी है। ये जो गैसेस हैं ये अर्थ के पास हैं ही इसलिए बेटा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो गैस भी नहीं होती और फिर हम भी बहुत मुश्किल में होते हैं, या होते ही नहीं। बेटा हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हम अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें दो गैसेस हैं जो मेजरली अवेलेबल हैं, जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पहली है नाइट्रोजन जो कि 78% अवेलेबल है ना, और दूसरी है ऑक्सीजन जो कि 21% अवेलेबल है। तो जब मैं 78 और 21 को ऐड कर देती हूँ तो क्या आ जाता है? 99%। तो 99% हमारी एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उनमें कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब 99% तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लीन ड्राई एयर है। अब बचा 1%, तो ये जो 1% है इसका ऑलमोस्ट इनर्ट गैसेस हैं। अब इनर्ट गैसेस का मतलब क्या होता है बेटा? इनर्ट गैसेस को ही हम नॉवल गैसेस भी कहते हैं। आर्गन, नियॉन, ये सब नॉवल गैसेस हैं जो रेडिली कंपाउंड नहीं बनाती या उसमें अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑलमोस्ट क्यों लिखा गया। ऑलमोस्ट इसीलिए लिखा गया है बेटा क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी 1% का पार्ट है, पर वो इनर्ट नहीं है। क्लियर है? इनर्ट गैस नहीं है, नॉवल गैस नहीं है। तो अब जो ध्यान रखने वाली बात है, हीलियम, आर्गन, नियॉन ये नॉबल गैसेस होंगी, ठीक है। इन्हीं को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। पर इसी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो इनर्ट नहीं है। क्लियर हुई बात? जो इनर्ट गैसेस की काउंटिंग में नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती। चलें आगे। बेटा अब हम 1 बाय 1 मेजर गैसेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइफ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। तो जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली केमिकल यूनियन में नहीं आती है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब बेटा नाइट्रोजन का यूज़ हम करते हैं प्राइमरली एज न्यूट्रल फिलिंग सब्सटेंस। न्यूट्रल फिलिंग सब्सटेंस देखो, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का डायटोमिक जो बॉन्ड होता है वो इजीली किसी से, या नाइट्रोजन गैस खुद ही इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन को रोकना चाहते हैं जिससे कि वो फूड ख़राब ना हो। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके चिप्स के जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, चिप्स तो बहुत कम होते हैं पर वो पैकेट पूरा फिल दिखता है आपको। तो वो जो फिलिंग होती है वो किसकी होती है? नाइट्रोजन की ही होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको फूड स्पॉइलेज से बचाना होता है तो आप उस पैकेट में फूड आइटम को रख कर ऊपर से कौन सी गैस फिल कर देते हैं? वहाँ पर नाइट्रोजन। क्लियर है? तो नाइट्रोजन इजीली केमिकल यूनियन नहीं बनाती है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, इसीलिए इसे न्यूट्रल फिलिंग सब्सटेंस की तरह यूज़ किया जाता है। बहुत कम अमाउंट में जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे सॉइल को भी नीडेड होती है, तभी तो उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहती है और प्लांट की ग्रोथ होती है। तो प्लांट ग्रोथ के लिए भी हमें नाइट्रोजन का यूज़ कंपलसरी ही रहता है। अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी किसी सॉइल में कम हो जाएगी तो वहाँ पर हमें प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। नाइट्रोजन का यूज़ न्यूट्रल फिलिंग सब्सटेंस की तरह इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये रिएक्टिव गैस नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन या बॉन्ड या सब्सटेंस बनाने की कोशिश नहीं करती। और फिलिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम डाई एटॉमिक नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, N2। इसकी बात बेटा अब हम ऑक्सीजन को डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन? हमारा ऑक्सीजन। ये रेडीली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को अदर सब्सटेंसेस से,
और उन्हें ऑक्सीडाइज्ड होने देता है। फिर से ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस कॉजिंग दैम टू बी ऑक्सीडाइज। दूसरा एजेंट बेचारा, दूसरा सब्सटेंस बेचारा ऑक्सीडाइज होता रहता है और उनसे इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट करने का काम करता है कौन? हमारा ऑक्सीजन। इसीलिए हम इसे कहते हैं हाईली एक्टिव केमिकली ये बहुत एक्टिव है, रेडीली कंबाइन हो जाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। किस प्रोसेस में? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर सब्सटेंसेस या कोई एक सब्सटेंस कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स किसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। फिर से ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेडीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है डिफरेंट सब्सटेंसेस से। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजेशन क्या है तो या ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर सब्सटेंसेस कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और लॉस करते हैं किसका? अपने इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीडेशन में कोई भी सब्सटेंस किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ। और किसको लॉस कर देता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि भैया जो हमारा ऑक्सीजन है वो रेडीली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी सब्सटेंस से। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन का रैपिड फॉर्म देखना है तो आप कंबशन देखो। किसी भी फ्यूल को जब आप जलते हुए देखते हो तो ये रैपिड फॉर्म है ऑक्सीडेशन का। पर वहीं पर जब आप वेदरिंग ऑफ रॉक देखते हो तो देखो तो मिलियंस ऑफ ईयर का फेनोमेना है। एक रॉक टूटेगी, उसके ऊपर हीट, लाइट और एयर ये सब काम करेंगे, तो ये एक स्लो प्रोसेस है। तो अगर आपको स्लो फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन देखना है तो आप देखो वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, जहाँ पर रॉक्स टूटेंगी, है ना, वो है स्लो फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन। और आपको रैपिड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन देखना है तो आप किसको देखो? कंबशन को। कोई भी फ्यूल जब जल रहा होगा तो वो रैपिड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन है, पर वेदरिंग ऑफ रॉक क्या है? स्लो फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन। बेटा अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ये वो गैस है जिसने पूरी दुनिया के दिमाग पे बहुत बड़ा प्रेशर बना के रखा है। जितने भी हेड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस गैस को बहुत सीरियसली लेते हैं बेटा। ऑल्दो इसका जो वेटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम है। कितना ही है? 0.033%। ये तो हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं। देन टू, पूरी दुनिया का दिमाग ख़राब करके रखा है इस गैस ने। हमारी दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लो, है ना। चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो 0.33% ही है। एटमॉस्फेयर में टोटल 100% गैसेज में से 0.033% ही कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। ठीक है, पर ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हीट को अब्जॉर्व करने की एबिलिटी है। साथ ही साथ हमारे ट्रीज, हमारे प्लांट्स सर्वाइव किस पे कर पा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि वो एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें वो किसको ही अब्जॉर्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट का सर्वाइवल कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर भी दुनिया भर के नेता और राजनेता कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चिंतित हैं कि भाई इसका कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में बढ़ ना जाए। तो सोचो कितनी पावरफुल गैस है ये। ठीक है, तो आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये हीट को अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखती है। ये एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में 0.033% ही अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बेटा जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर है वो वार्म है, गर्म है। हीट रेडिएशंस की वजह से जो कहाँ से आ रही हैं? सन से, एज वेल एज फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये क्या होता है बेटा? देखो, यहाँ से सन से आई हमारी जो अर्थ थी उसने कुछ पोर्शन रखा, कुछ वापस दे दिया। तो सन से आने वाली और अर्थ से जाने वाली दोनों ही, ठीक है, दोनों ही हीट को ट्रैप करने का काम, एब्जॉर्व करने का काम कौन करता है?
कार्बन। क्लियर है? फिर से ध्यान से सुनो, सन से अर्थ तक आई, इसमें से थोड़ी हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया कार्बन ने, फिर अर्थ से टकरा कर वापस गई, थोड़ी सी इसको रख लिया और कार्बन ने इस तरीके से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म बनाए रखा। तो फिर से पढ़ लेते हैं। जो कार्बन है वो अलाउ करती है लोअर एटमॉस्फेयर को कि भाई तुम भी गर्म रहो, हीट रेडिएशन जो सन से आती है उससे भी और अर्थ की सरफेस जो जा रही है उससे भी। बेटा आप लोग शायद अपनी क्लास 3 से पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो आप सबको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले लेते हैं, वाटर सॉइल से ले लेते हैं और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड हाइड्रोकार्बन से। वैसे तो बेटा सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स हम फ्यूल को कहते हैं, पर यहाँ पर इस पैराग्राफ के सेंस में हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन बेस्ड सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई वाटर के साथ सनलाइट का यूज़ करके क्या बन गए? सॉलिड कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे शुगर, स्टार्च। क्लियर है? वैसे तो हम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसका मतलब होता है पेट्रोल, कोल जैसी कोई चीज़। ठीक है, पर अगर हम इस पैराग्राफ में पढ़ें तो यहाँ पर जो सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स लिखा हुआ है उसका मीनिंग है फूड, शुगर, स्टार्च। ठीक है, और बेटा ये ट्रू हाइड्रोकार्बन्स भी नहीं है। ट्रू हाइड्रोकार्बन्स तो हम किसको बोलते हैं बेटा? पेट्रोल, ऑयल, नेचुरल गैस। तो इस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में क्या ही बोला जा रहा है कि भाई हमारे जो ग्रीन प्लांट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हुए क्या बना देते हैं? सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ही है? कार्बोहाइड्रेट्स या फूड लाइक शुगर, स्टार्च। बेटा अब हम आर्गन को पढ़ेंगे। तो जो आर्गन गैस है वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। इट मीन्स से बहुत सारी नेचुरल प्रोसेसेस में यूज़ होती ही नहीं है। इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एटमॉस्फेयर से कुछ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, जैसे लाइट बल्ब के लिए, वेल्डिंग एक्सेट्रा के लिए हमें आर्गन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसे एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इनर्ट गैस है, नॉवल गैस है, खुद से किसी नेचुरल प्रोसेस में काम आती ही नहीं है, हमें यूज़ करना होता है तो हम एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं लाइट बल्ब्स के लिए, वेल्डिंग वगैरह के लिए। बेटा मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को।